हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल। हम देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर। उसमें हमने सबसे पहले ट्यूटर में देखा था व्हाट इज इकोसिस्टम। उसके बाद हमने देखा पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरीके से होती है, ये सब चीजें हमने देखी। हम आ पहुंचे पॉपुलेशन इंटरैक्शन पे। ओके, तो इन दिस ब्यूटीफुल ट्यूटोरियल हम देखेंगे लास्ट 30 इयर्स ऑफ एमसीक्यू और कंसेप्ट जो है वो हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। ओके, चलो डिटेल में शुरू करते हैं। फाइन, इन सोशल लाइफ हमें इंटरैक्शन दिखाई देते हैं जिनको हमने नाम दिए हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अब ये दोनों फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, सो द नेम इज द फ्रेंडशिप रिलेशनशिप। ये हो सकता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर एंगेज हो, तो रिलेशनशिप्स को हमने नाम दिए हैं। यहाँ पे तो इन दोनों का झगड़ा चल रहा है, ये तो पक्का हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। ओके, केटी, तुम मुझे कहते थे कि तुम मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए तुम मुझे बाहर लेके नहीं जा सकते, और अब तुम ये कहते हो कि तुम बाकी लोगों की प्रिपरेशन करके दे रहे हो, इसलिए तुम अभी भी मुझे बाहर लेके नहीं जा सकते। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। सो इस टाइप के झगड़े होते हैं हमारे साथ जो यहाँ पे चल रहा है। ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप जो सोशल लाइफ में भी हमें दिखाई देती है। ओके, दिस इंटरैक्शन और दिस रिलेशनशिप इज क्रूशियल फॉर आवर सर्वाइवल। नो स्पीसीज कैन सर्वाइव अलोन इन दिस इकोसिस्टम। यस, प्लांट्स को भी माइक्रोब्स चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए। वेरियस माइक्रोब्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं। सो द पॉपुलेशन इंटरैक्शन इज क्रूशियल ओके फॉर द लाइफ। यस, पॉपुलेशन इंटरैक्शन नहीं होगा तो अकेला स्पेसीज सर्वाइव नहीं कर सकता इकोसिस्टम में। ओके, व्हाट इज पॉपुलेशन? Population, a group of individual of same species is called as population. When we talk about the population interaction, means we are talking about one population interacting with other population and the members of one population interacting with each other. Okay? चलो, अब ये तो हो गए अपने रिलेशनशिप। बात करते हैं इकोसिस्टम के रिलेशनशिप। द फर्स्ट रिलेशनशिप इज प्रीडेशन। ओके, जब यार ये नाम लेते हैं ना, प्रीडेशन तो एक टिपिकल एग्जांपल है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि टाइगर अटैकिंग ऑन द डियर। ओके, सो दिस इज अ प्रीडेटर, दिस इज अ प्रे। ये अपने फूड के लिए उसको मार रहा है, ये टिपिकल एग्जांपल। ओके, बट व्हाट आर अदर एग्जांपल ऑफ प्रीडेशन? मतलब जहाँ पे एक प्रीडेटर है वो अपने प्रे को मारता है फॉर द बेनिफिट। ओके, फाइन। Sparrow feeding on a seed is also another example of predation. Yes, this is one species, seed is one species, and the sparrow is one species. So one species feeding on another species, that is predation. One species is getting benefited here. Okay, fine. Another example, animals eating plant. This is also an example of predation. देखो यार, ये चीज़ें जो है ना, इकोलॉजी, टिपिकल इकोलॉजी एक कंप्लीट यूनिट जो है, ये पढ़ने में आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ये लगेगा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जब इस पे एमसीक्यू फॉर्म होते हैं तब दिक्कत आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इसके इमीडिएटली ट्यूटोरियल के एंड में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने तो पहले ट्यूटोरियल में आपको दिए थे पीडीएफ, वो तो काफ़ी कम लोगों ने सॉल्व किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं आपको मतलब इस वीडियो में ही सॉल्व करके ले लूँगा, तो आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। सो एनिमल ईटिंग अ प्लांट, यस, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेशन। यार क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सोटिक स्पेसिस कैक्टस की इंट्रोड्यूस की गई। एक्सोटिक मतलब क्या? पर्टिकुलर उस रीजन की वो स्पेसीज नहीं है, नेटिव नहीं है, बाहर से लाई गई, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोटिक स्पेसीज। फाइन, ओके। सो कैक्टस की स्पेसीज ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस की गई 19th सेंचुरी में। इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो कैक्टस है काफ़ी वाइड स्प्रेड होने लगा कैक्टस का, लोगों को अपने घर छोड़ के जाने पड़े इसकी वजह से। ओके, मतलब 10 लाख एकर्स पर ईयर, इतना ज़्यादा रैपिड स्प्रेड था इसका। लोग परेशान हो गए, गवर्नमेंट परेशान हो गई, यार क्या करें इस कैक्टस का। ओके, तो यस, कैक्टस को जलाना शुरू कर दिया। ओके, कुछ लोगों ने उसको जड़ से उखाड़ फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तब नॉलेज काम में आया पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। सो दिस नॉलेज इज क्रूशियल। ओके, दिस नॉलेज इज क्रूशियल, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। देखो क्या किया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में इस मॉथ को इंट्रोड्यूस किया गया। इस मॉथ को इंट्रोड्यूस किया गया जो कैक्टस पे फीड करता है। ओके, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो लार्वा है, इसका जो लार्वा कैक्टस पे फीड करता है, इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद जैसे कैक्टस आने लगा तो ये जो इसके लार्वा है इस पे फीड होने लगे, और विद द हेल्प ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया अपने कैक्टस का जो रैपिड ग्रोथ हो रहा था वहाँ पे उसको कंट्रोल कर पाया। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस वर्ड प्रिकली पियर कैक्टस। ओके, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रीडेशन। यहाँ पे रिलेशनशिप है इसके और इसके बीच में। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। फाइन, अब देखो यार, अब तो हमने बात की कि एक स्पेसीज जो है दूसरे स्पेसीज पे फीड करता है, मतलब एक तो यार अपनी जान गंवा रहा है, ये कैसे चलेगा? तो स्पेसीज ने अपने डिफेंस के लिए मतलब खुद को बचाने के लिए, ओके, फॉर द प्रोटेक्शन,
ओके, कुछ चीजों को अडेप्ट किया। द वन पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज कैमोफ्लेज। ओके, व्हाट इज दिस कैमोफ्लेज? मतलब क्या? सराउंडिंग से रिसेंबल करना खुद को। ओके, जैसे यहाँ पे ये है, भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, देखो आपको तो लग रहा है कि दिस इज अ लीफ, बट दिस इज नॉट अ लीफ। वो वहाँ पे बैठा है, सो मतलब वो रिसेंबल कर रहा है अपने सराउंडिंग को। दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेज। ओके, ये क्यों है? क्योंकि अपने प्रीडेटर से बचने के लिए। ओके, फाइन। मोनार्क बटरफ्लाई, अब इसने क्या किया भाई? मोनार्क बटरफ्लाई ये जब छोटा सा होता है, जब इसकी डेवलपमेंटल ग्रोथ चल रही होती है, तब ये क्या करता है? वीड खाने लगता है, जो कि पॉइजनस है, वीड। ओके, सो पॉइजनस वीड को खाने लगता है, और इस किसकी वजह से जब ये एडल्ट बन जाता है तो क्या है? ये भी पॉइजनस बन जाता है, और इसलिए अब इसको खाने के लिए कोई प्रेडेटर आया, कोई अगर बर्ड आया, तो उस बर्ड की भी डेथ हो सकती है उस केस में। इसलिए बर्ड्स अब इसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या किया? प्रीडेशन से बचने के लिए इसने अपना एक तरीका निकाल लिया। ओके, सो इसके एग्जाम्पल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिटर टेस्ट भी है इसकी। ओके, तो मतलब कोई बर्ड अगर खाएगा तो उसको कोई स्वाद नहीं आएगा उसमें। ओके, सो ये एग्जाम्पल्स आपको पूछते हैं। ओके, लास्ट इसमें भी हमने देखा था कांगारू रैट ने किस तरीके के अडेप्ट कर लिए हैं, तो वो एडेप्टेशन आपको पूछते हैं एग्जाम में कि बताओ मोनार्क बटरफ्लाई ने किस तरीके का एडेप्टेशन अचीव कर लिया है प्रेडेटर से बचने के लिए, लाइक दैट। सो यू शुड नो दिस। ओके, दिस इज टिपिकली फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, देन फाइटोफैगस। व्हाट इज फाइटोफैगस? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब क्या है? वो एनिमल्स जो प्लांट पे फीड करते हैं। नाउ दोज इंसेक्ट्स विच फीड ऑन प्लांट्स, those insects are called as a phytophagous. Okay, those insects are called as a phytophagous insects. Nearly 25% of all insects are phytophagous insects. Okay, तो यार देखो, अब प्लांट क्या करेगा बेचारा? प्लांट तो बेचारा कहीं पे भाग भी नहीं सकता है। ओके, तो वो क्या करता है? प्लांट्स ने भी कुछ डिफेंस के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट कर लिया है। ओके, ये तो नहीं हो सकता कि इंसेक्ट आए तो प्लांट भागने लगा, ये तो नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस देखो, इसको तो आपने देखा होगा, ये काफ़ी कॉमन है। ओके, कितने ब्यूटीफुल उसके फ्लावर्स हैं, दिख रहे हैं हमें। ओके, अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो कैलोट्रोपिस है, ये कैटल तो इस पे फीड कर लेगी, तो खुद को बचाने के लिए इसने क्या किया है? ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे मिल्क एक्सुडेट होता है, जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड मतलब क्या? कार्डियक ग्लाइकोसाइड मतलब ये क्या है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? हमने क्या देखा था कि इम्पल्स जो है एसी नोड में जनरेट होता है, फिर एवी नोड, फिर आगे ट्रैवल होता है। ओके, सो व्हाट इज दिस इम्पल्स? इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, तो सोडियम पोटेशियम पंप को ये जो यहाँ पे मिल्क एक्सुडेट है, वो उसको इनहिबिट कर देता है, उसमें इंटरफेयर करने लगता है। इसीलिए क्या होता है? उस पर्सन की हार्ट डिसऑर्डर से उसकी डेथ हो जाएगी। अगर कोई कैटल फीड करता है तो हार्ट डिसऑर्डर से हार्ट क्या है? डिफेक्टिव फंक्शनिंग शो करने लगेगा। इसलिए कैटल्स इसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। मतलब प्रीडेशन से बचने के लिए इसने ये तरीका खोज निकाला, कैलोट्रोपिस ने। ओके, तो यार आप ये बोलोगे कि यार अगर सोडियम पोटेशियम को ये इनहिबिट करता है, ओके, ध्यान से सुनना, अगर सोडियम पोटेशियम को ये इनहिबिट करता है, तो क्या हम किसी डिसीजेस में जहाँ पे रैपिड इंपल्सेस सेंड किए जा रहे हैं, फायर किए जा रहे हैं, उस केस में हम सोडियम पोटेशियम को इनहिबिट करने के लिए, पंप को इनहिबिट करने के लिए इस पर्टिकुलर मिल्क एक्सुडेट का एज अ ड्रग यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। दैट द कंडीशन इज कॉल्ड एज कार्डियक अरिथमिया। अरिथमिया मतलब क्या? जो इंपल्सेस है वो रिदम में नहीं अपना हार्ट जो है फायर कर रहा है। द कंडीशन इज कॉल्ड एज कार्डियक अरिथमिया। देयर आर डिफरेंट रीजंस ऑफ कार्डियक अरिथमिया कि क्यों आपको कार्डियक अरिथमिया हो सकता है। बट कार्डियक अरिथमिया में हार्ट जो है वो जैसे नॉर्मल ठक 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 कर रहा है, उसमें करेगा ठक 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 ठक। ओके, मतलब अरिथमिया रिदम को लॉस कर देगा। उस केस में जो एक्स्ट्रा इंपल्सेस फायर किए जा रहे हैं, उस इंपल्सेस को इनहिबिट करने के लिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड इस ड्रग का हम यूज करते हैं। लेकिन जब पाया गया रिसर्च में कि यार इसके फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है, तो उसका यूज रोक दिया गया। ओके, बट जस्ट आई वांटेड टू एम्फसाइज द कार्डियक ग्लाइकोसाइड वर्ड इन योर माइंड, इसलिए मैंने ये चीज बताया। ओके, क्लियर है? तो कैमोफ्लेज आपको पता चल गया, मोनार्क बटरफ्लाई पता चल गया, फाइटोफैगस आपको पता चल गया। बढ़ते हैं आगे। यस, हमने देखा था निकोटीन। ओके, यार वो ड्रग्स का जो ट्यूटोरियल था वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी, निकोटीन, कैफीन, ये चीज़, ओपियम, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो ये जो अलग अलग
केमिकल्स है जो प्लांट जो प्रोड्यूस करता है, ये प्लांट्स ने क्यों प्रोड्यूस किया? ओपियम क्यों प्रोड्यूस किया? ओपियम क्यों प्रोड्यूस किया? ताकि लोगों को इसका लोग मज़ा उठा पाए, जिंदगी का लोग खुश हो पाए। नहीं, प्लांट का उसमें अपना एक पर्पस है, अपना एक मोटिव है, वो है डिफेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर ऑल द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। द पर्पस इज डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड द ब्राउजर्स। जो कैटल्स है, जो लोग जो एनिमल्स इनको खाने के लिए आते हैं प्लांट्स को, तो खुद को बचाने के लिए प्लांट्स ने केमिकल प्लांट्स क्या करते हैं? इस केमिकल्स को बनाता है। ओके, सो फॉर द डिफेंस पर्पज, इसको मत भूलना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिलेशनशिप इज, फर्स्ट हमने देखा प्रीडेशन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन। ओके यार देखो, डार्विन साहब ने एक चीज़ कही थी। डार्विन साहब ने ये कहा था कि यार रिसोर्सेस आर लिमिटेड। जनरली हमें अज्यूम करते हैं रिसोर्सेस आर लिमिटेड। व्हाट आर रिसोर्सेस? आपका लैंड, आपका फूड, द वाटर, ओके, ये सब आपके रिसोर्सेस है जो आपको सर्वाइव करने के लिए चाहिए। हम ये मानते हैं कि द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। डार्विन ने कहा था कि बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, एक स्पेसीज है एंड देयर इज अनदर स्पेसीज, दोनों स्पेसीज के लिए रिसोर्सेज कॉमन है, वो लिमिटेड अगर है तो जो डोमिनेंट स्पेसीज है वो सर्वाइव कर जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगी। मतलब क्या? अगर एक जंगल में ओके टाइगर भी है, लॉयन भी है और एक ही डियर बचा है, तो कौन उसको खाएगा भाई? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगी, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। जो ताकतवर है वो आगे बढ़ेगा और जो कम ताकतवर है धीरे धीरे उसको एलिमिनेट किया जाएगा। ये कहा था डार्विन ने। ओके, सो डार्विन टॉक्ड अबाउट द इंटर स्पेसिफिक। इंटर मतलब क्या? इंटर मतलब द कंपटीशन बिटवीन टू स्पेसीज, वन स्पेसीज एंड टू स्पेसीज। व्हाट इज इंट्रा स्पेसिफिक? द कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेसीज, मतलब दो लॉयन के बीच में कंपटीशन, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक। ओके, लॉयन और टाइगर के बीच में कंपटीशन, दैट इज इंटर स्पेसिफिक। ओके फाइन। सो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ये होती है, ये कहा था डार्विन ने, जिसके वजह से डार्विन ने आगे ये भी कहा था कि इवोल्यूशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, ये सब चीजें। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन चल रही है भाई। ओके, सो एक फिर से और ये है यहाँ पे कैटरपिलर। ओके, सो दिस इज वन स्पेसिफिक, दिस इज अनदर स्पेसीज एंड बोथ आर फाइटिंग फॉर द रिसोर्सेज। मतलब जो यार स्ट्रांग है वो ज़्यादा खा पाएगा, ज़्यादा सस्टेन करेगा, लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्पेसीज। ओके, नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, तो क्या रिसोर्सेज के लिए ही दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन होती है? नहीं, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, यहां पे देखो, अब यहां पे देखो यार, रिसोर्सेस प्लेंटी है, एक ही स्पेसीज के है, एक ही स्पेसीज के हैं दोनों कैटरपिलर, फिर भी एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। ओके, मतलब क्या है? डोमिनेंस दिखाता है, एक नेचर है अपना खुद का कि डोमिनेंस दिखाना, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरफियरेंस कंपटीशन। Darwin talk about the interspecific competition and we are talking about the interference competition. What is interference competition? Interference competition मतलब क्या? फिजिकली रिसोर्सेस अबंडेंट है, फिर भी फिजिकली दूसरे को बोलना कि नहीं, ये जो लैंड है ये मेरी है, ये जो लीफ है ये मेरा है, मैं इसको खाऊंगा, ये फूड मैं अकेला खाऊंगा। ओके, जबकि प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल है, फिर भी दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरफेरेंस कंपटीशन। ओके, फिजिकली इंटिमिटेट्स द अदर, फिजिकली इज द इंपॉर्टेंट वर्ड एंड इंटरफेरेंस कंपटीशन ये एनसीईआरटी में दिया है। यहाँ पे एमसीक्यू अब तक तो फ्रेम नहीं हुआ, हो सकता है, बी केयरफुल। ओके फाइन, इंटरफेरेंस कंपटीशन आपको समझ में आया कि फिजिकली दूसरे को डराना। ओके, सिंपल से अगर हम भाषा करें तो मिर्जापुर में कालीन भैया है, मुन्ना भाई, गुड्डू भैया, ये क्या कर रहे हैं? पावर के लिए लड़ रहे हैं। इनके पास क्या फूड नहीं है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं, बिल्कुल है, लेकिन क्या चाहिए? पावर चाहिए। ओके, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन मिर्जापुर, दैट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन। चीज क्लियर हो रही है? ओके फाइन, मतलब यार रिसोर्सेज के लिए ही हमेशा झगड़े नहीं होते हैं। ओके, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए ही सिर्फ कंपटीशन नहीं होते हैं। ध्यान से सुनना, because the resources are limited, that does not mean there will be a competition. Even if the resources are abundant, the organism, different individuals can show the interference competition. Okay, जैसे जंगल में क्या होता है? एक फीमेल मेल है, एक फीमेल है, तो मेल क्या करता है? बाकी मेल्स को डराने लगता है, वो कहता है कि ये जो फीमेल है ये मेरी है, लाइक दैट। ओके, सो वो तो फूड के लिए झगड़ा नहीं कर रहे, सो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरफेरेंस कंपटीशन। चलो बढ़ते हैं आगे।
फाइन। अब एक भाई साहब थे, साइंटिस्ट है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उन्होंने दिया। अब ये प्रिंसिपल इन्होंने क्या किया, प्लाज्मोडियम के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये प्रूव किया कि भाई इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है, जो ताकतवर रहता है वो जीत जाता है, जो कम ताकतवर रहता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। यस, ओके, सो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स कि भाई जो ताकतवर होगा, वन हु इज सुपेरियर विल इलिमिनेट द वन हु इज इंफीरियर। ओके, क्योंकि बोथ आर हैविंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, ये उन्होंने कहा था। ओके, तो यहां पे एक हमारे और एक थे साइंटिस्ट कॉर्नेल्स, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओके, उन्होंने इसी प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रूव किया। ये जो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये डार्विन ने भी यही कहा था कि यार स्पेसीज जो है एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। ओके, रिसोर्सेज के लिए जो ताकतवर होता है वो आगे बढ़ जाता है। ओके, वही सेम गॉस ने कहा। द प्रिंसिपल इज नोन एज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको इन्होंने प्रूव किया, कॉलेंस इलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं, कॉलेंस ने प्रूव किया। अब उन्होंने क्या किया? ओके, उन्होंने दो स्पेसीज लिया, दो स्पेसीज पे उन्होंने स्टडी किया। ओके, एक है काइथेमेलस and the another is balanus. Okay, now can you see here the water is here and this is the low tide region and this is the high tide region. Now there is one species, okay, balanus species जो है ये low tide region में दिखाई दी गई उनको, कॉर्नेल्स को, बिल्कुल सही है। और उनको ये दिखाई दिया गया कि यार ये जो काइथेमेलस है ये हाई टाइड रीजन पे है। ओके, ध्यान से सुनना। इन्होंने कॉर्नेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे स्टडी किया। उनको ये दिखाई दिया कि यार ये जो लो टाइड रीजन है जहाँ पे वाटर है वहाँ पे बैलेंस स्पेसीज है। ओके, और जो हाई टाइड रीजन है उसका जो निश है ये है ऊपर का, काइथेमेलस स्पेसीज जो है ये है ऊपर के साइड में, दैट इज हाई टाइड रीजन में है। ओके, अब उन्होंने क्या किया, कॉर्नेल्स ने क्या किया, अब एक जो स्पेसीज है इसको निकाल लिया, एक स्पीसीज को निकाल लिया। अब उनको क्या दिखाई दिया, अब इनको वो ये दिखाई दिया कि ये जो काइथेमेलस जो सिर्फ हाई टाइड रीजन में था अब तक, अब ये स्प्रेड होने लगा है नीचे, क्योंकि इसको तो निकाल दिया ना उन्होंने, अब ये नीचे नीचे स्प्रेड होने लगा, अब ये लो टाइड रीजन में भी आ गया। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे काइथेमेलस को बैलेंस ने एक टाइप से इनहिबिट करके रखा था, अपने दबाव के नीचे रखा था, जैसे इसको रिमूव कर दिया तो ये रिलीज हो गया, मतलब ये काफी अब स्प्रेड होने लगा। तो इन्होंने ये चीज प्रूव की कि यार रिसोर्सेस आर लिमिटेड, जहां पे जो ताकतवर है यहाँ पे ताकतवर था, तो देखो इसने ये रीजन को यहाँ पे अचीव कर लिया था, यहाँ पे अपनी फैमिली बना ली थी, अपनी कॉलोनी बना ली थी। जब इसको निकाल दिया गया, मतलब इसका जब एक्सक्लूजन किया गया तो दूसरा आ गया। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजिव प्रिंसिपल, जो कॉर्नेल्स ने आगे प्रूव किया। सिंपल है चीज। ओके, कोई कंफ्यूजन, सिंपल है। इनके नाम आपको भूलना नहीं है, काइथेमेलस एंड बैलेनस, ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, जो कॉर्नेल्स ने यूज किए थे। ये पूछा जा सकता है आपको। ओके, कि बताओ कौन से स्पीसीज को उसने यूज किया, तो इन दोनों को यूज किया, क्योंकि दिस इज अ वेरी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट। ओके, कॉम्पिटिटिव रिलीज, एक को रिमूव कर दो, दूसरा आगे बढ़ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मतलब क्या, जो सुपीरियर है वो एक्सक्लूड कर देता है जो इंफीरियर है उसको। चलो, ओके, अब ये चीज चल रही थी। अब सब लोग बोल रहे थे यार रिसोर्सेज के लिए फाइट हो रही है, जो सुपीरियर है वो आगे बढ़ेगा। तभी यहाँ पे एक साहब आए, उन साहब का नाम था मैकार्थर। ओके, मैकार्थर ने कहा भैया सुनो जरा, रुको जरा, ऐसा नहीं है कि जो सुपीरियर है वही आगे बढ़ जाता है, वो इन्फीरियर को इनहिबिट कर देता है, उसको मार देता है, इनहिबिटर जो है सर्वाइव नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है भैया, सुनो जरा मेरी बात। तो उन्होंने वार्बलर, ये जो बर्ड है, ओके, स्मॉल बर्ड है, उसकी स्टडी उन्होंने प्रपोज की। ओके, तो उन्होंने जब स्टडी किया इस बर्ड का, तो उनको क्या दिखाई दिया, उनको दिखाई दे कि देयर आर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द बर्ड, दिस पर्टिकुलर बर्ड वार्बलर। ओके, अब ये सब लोग एक ही प्लांट पे फीड करते हैं। ओके, अब तो जो गॉज ने कहा वो तो होना चाहिए, जो सुपीरियर है वही सर्वाइव करना चाहिए, जो इन्फीरियर है उसको तो निकाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे पांचों लोग
बड़े ही हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ वो रह रहे हैं। ये नहीं कि ये सुपीरियर है उसने दूसरे को निकाल दिया, दूसरा इंफीरियर है तो बेचारा चला गया, ऐसा नहीं है। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस, स्टिल वो लोग अपने रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लाइक रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब पार्टीशन कर देना रिसोर्सेस का। अब ये देखो, ये जो है ये इसी रीजन पे फीड करता है, ये जो है ये इस रीजन पे फीड करता है, ये जो है टॉप के रीजन पे फीड करता है, ये जो है मिडिल रीजन पे फीड करता है। मतलब इन्होंने अपने अपने जो रिसोर्सेस है उनका अब एक दूसरे के साथ डील करके डिफाइन कर लिया कि यार हम पांचों लोग रहेंगे, एक दूसरे के साथ हंसते हुए खेलते हुए रहेंगे। सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुपीरियर है वो आगे बढ़ जाएगा। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज ट्रू बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये कहा मैकआर्थर वर्बर स्टडी ने, उन्होंने कहा रिसोर्सेस पार्टीशनिंग इज द वे आउट फॉर दिस कंपटीशन। चीज क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरासिटिज्म। या पैरासाइट मतलब क्या, पैरासिटिज्म मतलब क्या? सिंपल वे में पैरासिटिज्म मतलब क्या? आप रेस्टोरेंट में गए, ओके, आपने खाना खाया, खूब एंजॉय किया और बिना बिल दिए आप वहां से भाग निकले। दैट इज द सिंपल वे टू एक्सप्लेन द पैरासिटिज्म। ओके, मतलब आप गए, खाना खाया, भाग गए, आपको कोई लेना देना नहीं है, उसका नुकसान हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, आपका फायदा हो रहा है बस। ओके, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ पैरासिटिज्म। व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स, और एक ये ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब इंटरनल में, ओके, इन अ होस्ट रहता है एंड गेट्स इट्स फूड। ओके, और वहां पे रहने के बाद वो क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म से फूड लेना शुरू कर देता है एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। ओके, एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है भाई कि भाई उसका नुकसान हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। मतलब एक ये ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है अपने फायदे के लिए। ओके, जैसे हमने बात की थी मलेरिया पैरासाइट की, राइट? व्हाट इज मलेरिया पैरासाइट? यार वो जाता है लीवर में, जाता है प्लाज्मोडियम अपने लीवर में जाता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, उसको खुद न्यूट्रिशन चाहिए उस प्लाज्मोडियम को, इसलिए क्या करता है, हमें, दैट इज वी आर अ होस्ट फॉर द प्लाज्मोडियम, हमें वो नुकसान पहुंचाता है। सो द प्लाज्मोडियम हियर इज अ पैरासाइट। ओके फाइन। नाउ जो एनसीईआरटी में दिया है एग्जांपल, उसको देखते हैं। ट्रेमेटोड, दैट इज लिवर फ्लिक। ओके, ट्रेमेटोड एक ये पैरासाइट है। अब ये पैरासाइट क्या है, ये इंटरमीडिएट हो, दैट इज स्नेल एंड फिश के थ्रू, अगर हमने किसी स्नेल एंड फिश को अगर इसका इन्फेक्शन हुआ है और अगर हमने उसको खा लिया तो ये हमारे बॉडी में भी एंटर कर देता है। मैमल्स में, कैटल्स में जनरली ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो एंटर कर देता है और लीवर में टिपिकल पूरा जो बिलियरी सिस्टम है, गॉल ब्लैडर है, सबको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। वहाँ पे ग्रोथ होने लगेगी, लीवर जो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। कैटल में तो काफ़ी कॉमन है, तो कैटल का जो है वहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी कम भी कर देता है। सो दिस इज द लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक क्यों कहते हैं इसको, इस ट्रेमेटोड को? क्योंकि लिवर इसका प्राइमरी टारगेट एरिया है, इसलिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट होस्ट एंड व्हाट इज डेफिनेटिव होस्ट? ओके, डेफिनेटिव होस्ट मतलब जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस पैरासाइट का, उसको कहते हैं हम डेफिनेटिव होस्ट। ओके, जबकि स्नेल और फिश में इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए स्नेल्स एंड फिश आर द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पैरासाइट। चीजें क्लियर हो रही है? बिल्कुल सही है। जैसे हमने क्या कहा, मॉस्किटो, मॉस्किटो इज अ वेक्टर फॉर मलेरिया। वेक्टर है मतलब क्या है कि वो लेके आ रहा है अपने पास पैरासाइट प्लाज्मोडियम। सो मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर। मॉस्किटो ऑल्सो एक्ट एज अ होस्ट क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सो मॉस्किटो एक्ट एज अ डेफिनेटिव होस्ट। चीजें क्लियर हो रही है? फाइन। ओके, सो मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर एंड मॉस्किटो एक्ट एज अ होस्ट फॉर द मलेरिया। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। फाइन। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की तो हमने बात की थी और बड़े ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ, उसमें हमने एक मच्छर की लव स्टोरी के साथ उस ट्यूटोरियल को हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो आई वुड एडवाइस यू कि आप जाए और उस ट्यूटोरियल को देखें। यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो चीज़ें रिपीट होगी। ओके राइट। अब यार ये जो देखो, ये जो पैरासाइट्स है, ये जो पैरासाइट्स है, इन पैरासाइट्स ने कुछ एडेप्टेशन, मतलब कुछ चीज़ों को एडेप्ट कर लिया है ताकि होस्ट में वो खुद को सर्वाइव कर पाए। ओके, खाना पीना तो उनको फुकर फ्री में है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें एडेप्ट कर ली है। ओके, सेंस ऑर्गन, क्या सेंस ऑर्गन्स की ज़रूरत है पैरासाइट को? ओके, कोई ज़रूरत नहीं है।
तो उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी में दिया है, ये एमसीक्यू भाई यहाँ पे आ सकता है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। सेंस ऑर्गन उनके पास नहीं, जरूरत ही नहीं है ना यार, चले जाओ किसी भी होस्ट में खा लो जितना खाना है, बस वही उन्होंने मैकेनिज्म अपडेट कर लिया पैरासाइट्स ने। ओके, adhesive ऑर्गन और सकर्स क्या इनके पास होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक बार इंटेस्टाइन में जाएंगे, एक बार लीवर में जाएंगे, खुद को फिक्स कर लेंगे और न्यूट्रिशन, डायरेक्ट रेडीमेड न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देंगे। क्या इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, ये तो रेडीमेड ले रहे हैं, जो फूड अपना है उस फूड को डायरेक्टली ले रहे हैं। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, इनके पास सेंस ऑर्गन्स भी नहीं है। ओके, क्या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इनके पास होनी चाहिए? ट्रेमेंडस कैपेसिटी है इनके पास रिप्रोडक्शन की। ओके, क्योंकि न्यूट्रिशन लेना है होस्ट से और रिप्रोड्यूस करना है, लेना है न्यूट्रिशन और रिप्रोड्यूस करना है, यही इनका काम है। सो पैरासाइट्स काफ़ी हार्मफुल। ओके फाइन, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है यहाँ पे कि ट्रेमेटोड। ट्रेमेटोड के बारे में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब भी ट्रेमेटोड कहोगे तब आप अगर चाहते हो कि एग्ज़ाम में आपने जो पढ़ा वो आप डिलीवर कर पाए, अगर ये चाहते हो तो पहले ही अपने माइंड में पैटर्न बना के रखो। जब जब ट्रेमेटोड बोलोगे तब ये बोलना है कि ट्रेमेटोड मतलब ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस लीवर। ओके, मतलब ट्रेमेटोड इज अ लीवर फ्लिक। ओके, सो ट्रेमेंडस लीवर, इस टाइप के पैटर्न जब बनाओगे माइंड में तभी चीज़ें रिकॉल होगी। नहीं तो हर बार की तरह मुझे कॉल आते हैं कि सर हमने पढ़ा, द आंसर वॉज एट द टिप ऑफ माई टंग, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पाया। अब मैं मतलब पूरे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट में आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग ना इसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। उनको लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमें झटका नहीं लगता ना तब तक आंखें नहीं खुलती यार, वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा माइंड में पैटर्न बनाया करो कि चीज़ों को किस तरीके से याद रखना है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम और ज़्यादा पैरासाइट पढ़ने वाले हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रेमेटोड लीवर फ्लूक है कि दूसरा कोई लीवर फ्लूक है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो क्या करना है? ट्रेमेटोड मतलब ट्रेमेंडस, दैट इज लीवर, ट्रेमेंडस लीवर, एक बड़ा सा लीवर है ट्रेमेटोड, दैट ट्रेमेटोड इज अ लीवर फ्लिक। ओके, देवी और सज्जनों, आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मोडियम कॉजेस फैटल मलेरिया। अगर आपको पता है तो मुझे पक्का बताना। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलो नाउ, अब ये क्या, इज इट नेसेसरी कि पैरासाइट जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही फीड करे? यार ऐसा तो नेसेसरी नहीं है। जैसे अभी हमने देखा लीवर फ्लूक, वो तो बॉडी में एंटर कर जाता है। देन देयर आर सर्टन अदर ऑर्गेनिज्म विच बिहेव एज अ एक्टोपैरासाइट, फॉर एग्जांपल टिक्स। राइट, ये जो टिक्स है ये क्या करते हैं? डॉग पे फीड करते हैं। डॉग के बॉडी में जाने की इनको जरूरत नहीं है, वहाँ पे स्किन से ही ब्लड सक करने लगते हैं। ओके, देन देयर इज अ कोप्पॉड्स। ओके, अब ये जो फिश है ये दूसरे फिश के ऊपर फीड करती है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, टिक्स, कोप्पॉड्स। ओके फाइन, देन देयर इज अनदर, नॉट ओनली एनिमल्स, एनिमल्स से ऐसे नहीं है कि जो दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं, देयर आर प्लांट्स, कस्कूटा प्लांट। ओके, इस भाई साहब ने क्या किया, इसके पास तो क्लोरोफिल भी नहीं है, इसके पास लीव्स भी नहीं है, ये दूसरे प्लांट पे इस तरीके से फीड करता है। ओके, सो कस्कूटा, यू शुड नो। ओके, दिस एग्जांपल्स ये पूछते हैं एग्जाम में। फाइन, ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर, एक्टो मतलब बाहर, सो बाहर से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, अपने होस्ट पे फीड कर रहे हैं। ओके, नाउ देयर इज अनदर फिनोमेना दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रूड पैरासिटिज्म। ओके, अब एक कोयल है और एक है क्रो। राइट, अब ये जो कोयल है ये अंडे तो देती है, लेकिन इसके पास नेस्ट नहीं है, अपना घर नहीं है जहाँ पे वो अपनी केयर कर पाए उसके जो एग्स है। ओके, तो ये क्या करती है, सिंपली अपना एग लेती है और क्रो के घर में जाके दे देती है। मतलब देखो, कोई टेंशन नहीं यार, खुद अंडे दिए तो जाके रख दिए इसके घर में। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज ब्रूड पैरासिटिज्म। मतलब बेचारा पूरा ही मेहनत करेगा, इसको लगता है कि वो अपने ही है, दोस एग्स आर हिज ओन, ये ऐसा लगता है उसको। ओके, और वो उसकी परवरिश भी करता है। ओके, सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज अ ब्रूड पैरासिटिज्म। व्हाट इज ब्रूड? ब्रूड मतलब द फैमिली ऑफ अ बर्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रूड पैरासिटिज्म। चीज़ें सिंपल है। चलो अब एमसीक्यू सॉल्व करें। राइट, हमने देखा प्रीडेशन, हमने देखा कंपटीशन, हमने देखा पैरासिटिज्म। ओके, अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ताकि कंसेप्ट होने चाहिए यस क्रिस्टल क्लियर। फाइन, तो यार हमेशा की तरह आप बिल्कुल सीरियसली स्टडी करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर दो एंड ट्राई करो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। नाउ आई एम मूविंग। चलो
अ हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन, बताओ एक एरिया है जहाँ पे सब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एलिफेंट्स की है, तो ये किस टाइप का पॉपुलेशन हो गया, राइट, द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पेसीज, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ओके, अगर हम बात करते हैं एलिफेंट और टाइगर की तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर स्पेसिफिक, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट्स ओनली, सो दिस इज अ इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन मतलब एक ही कॉलेज के जो अलग अलग क्लासेस है उनके बीच में कंपटीशन, इंटर कॉलेज एक कॉलेज और दूसरे कॉलेज का बीच में कंपटीशन, सिंपल। मोनार्क्स बटरफ्लाई एस्केप फ्रॉम द प्रीडेशन बाय, बताओ भाई, बिटर टेस्ट, यस, अभी हमने कहा कि वो वीड पे फीड करता है। चलो इस तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू 3, 2, 1 गो। फाइन, इफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी पैटर्न रिसेंबल इट्स एनवायरमेंट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्पॉट, इट इज कॉल्ड एज, बताओ, बचाओ बचाओ, बचाओ नहीं बताओ। Okay, if an organism's body pattern resembles its environment, making it difficult to spot, environment के साथ resemble कर रहा है, this is called as a camouflage. Okay, camouflage. Okay, ये जो है इसको कहते हैं बेट्सिनियन मिमिक्री। ओके, उसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं हम। That is called as बेट्सियन मिमिक्री। ओके, अब ये क्या रहता है, अब ये जो यहाँ पे एक जो स्नेक है वो नॉन पॉइजनस है, जो पॉइजनस स्नेक जो है अपनी टेल को इस तरीके से लहराता है, ये जो नॉन पॉइजनस है ये भी लहराता है, मतलब ये है नहीं पॉइजनस लेकिन दूसरे को बता रहा है कि देख भाई मैं पॉइजनस हूँ। दिस इज कॉल्ड एज अ बेट्सिनियन मिमिक्री, मतलब प्रीडेशन से खुद को बचाने के लिए इस तरीके का एडेप्टेशन शो करना, दैट इज कॉल्ड एज अ बेट्सिनियन मिमिक्री। देखते हैं आगे बात करते हैं। ओके, animals have the innate ability to escape from the predation. Example for the same are given below. Select the incorrect example. मैंने क्या कहा था, अगर incorrect लिखा है तो उसके ऊपर अंडरलाइन कर दो या पे स्क्वायर कर दो, राइट, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा छोटा। ओके, तो ताकि हम उस पर फोकस कर पाए, गलती से भी गलती ना हो। बताओ कौन है इनकरेक्ट। प्रीडेशन का एग्जाम्पल, मतलब क्या है, एस्केप कर रहा है प्रीडेशन से। यस, कलर चेंज, बिल्कुल ही कलर चेंज करता है भाई साहब। ओके, एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी साइज बाय सॉल्विंग एयर इन पफरफिश जो है एयर को सॉल्व कर देती है, दिखा देती है अपने प्रीडेटर को मैं बहुत बड़ी हूँ और मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हूँ, तो प्रीडेशन से एस्केप हो जाता है। मेलानिज्म इन मॉथ, यस, मॉथ ने जो है मेलानिज्म शो करते हैं ताकि बर्ड जो है उनको डिटेक्ट ना कर पाए। व्हाट इज पॉइजन फैंग्स इन स्नेक्स, ओके, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेशन, जबकि इसके पास पॉइजनस फैंग इसलिए है ताकि वो दूसरे को मार पाए। ओके, एस्केप होने के लिए नहीं है पॉइजनस फैंग्स उसके पास। ओके, सो द इनकरेक्ट इज पॉइजनस फैंग्स इन snakes, which is the answer of this question. Which one of the following is not a parasitic adaptation? बताओ parasitic adaptation कौन सा नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ adhesive organ, क्या उसके पास, देखो नोट पे मैंने इस टाइप से सर्कल कर दिया है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करेक्ट एंड इनकरेक्ट मार्क कर दूंगा ताकि मुझसे गलती से भी गलती ना हो। ओके, डेवलपमेंट ऑफ adhesive organ पैरासिटिक एडेप्टेशन है, बिल्कुल है। ओके, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन पैरासिटिक एडेप्टेशन है, बिल्कुल है। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेल ऑर्गन है, बिल्कुल एडेप्टेशन है। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, नहीं, उसके पास तो काफी ज्यादा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रहती है, सो आंसर इज सी। क्लियर? ओके, टू डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इन अ सेम निश और हैबिटेट, दिस लॉ इज, बताओ ये कौन सा लॉ है। ओके यार, एलन्स लॉ, ये चीज तो हमने देखी थी। एलन्स लॉ हमने किसको कहा, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। विजमन्स थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये तो जर्म प्लाज्म के बारे में बात करती है, ये भी नहीं है। एलन्स लॉ जो है, एलन्स लॉ किसके बारे में बात करते हैं, एडेप्टेशन के बारे में, कोल्डर एरियाज में किस तरीके के आपके एक्सट्रीमिटीज होनी चाहिए उसके बारे में बात करता है, वो चीज़ हमने देखी है। गॉस हाइपोथेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ये बात करता है कि जो दो डिफरेंट स्पीसीज है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक ही सेम निश में अगर वो है तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं रह सकते। दिस इज कॉल्ड एज अ गॉस हाइपोथेसिस। क्लियर है? फाइन। डोल्स रूल जो है, डोल्स रूल ये आपके सिलेबस में उतना नहीं दिया है। डोल्स रूल यहाँ पे एमसीक्यू भी नहीं फ्रेम हुआ है। डोल्स रूल एक रूल ये है कि ये कहता है कि इवोल्यूशन इज नॉट रिवर्सिबल, मतलब जैसे इवोल्यूशन में आपकी टेल चली गई, ओके, आपकी पूंछ चली गई, तो अब आपको फिर से नहीं आएगी। सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड, बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड। होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड्स फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म, राइट। ये अमेंसलिज्म के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। Predation is an organism that catches and kills the other organism for food.
पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच ऑलवेज लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड मे किल इट। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफरेंट। ये हमेशा के इनसाइड में ही रहता है? बिल्कुल नहीं, हमेशा नहीं रहता। कभी हमने तो अभी बात की एक्टोपैरासाइट भी होता है, इंडोपैरासाइट भी होता है। प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैचेस एंड किल्स द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये तो बिल्कुल सही है यार, प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म। प्रीडेटर कौन है? प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे को मारता है। अभी हमने देखा स्पैरो सीड पे फूड ये करता है, फीड करता है। हमने टाइगर डियर का एग्जांपल दिया। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड्स फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म। क्या ये एग्जाम्पल है? होस्ट क्या हम उसको ही कहते हैं, राइट, जो फूड प्रोवाइड करता है? नहीं, हम इसको जब अमेंसलिज्म कमेंसलिज्म पढ़ेंगे तब होस्ट की डेफिनेशन और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द आंसर हियर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज अ पैरासाइट इन ट्रू सेंस। बताओ पैरासाइट इन ट्रू सेंस यहाँ पे कौन है? फीमेल एनोफिलस बाइट्स एंड सक्स द ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन। फीमेल एनोफिलस क्या पैरासाइट है? फीमेल एनोफिलस यार उसको क्यों चाहिए न्यूट्रिशन? जब उसको रिप्रोड्यूस करना है तभी चाहिए। क्या उसकी लाइफ उस पर डिपेंड है? ओके, ह्यूमंस पे डिपेंड है? नहीं। सो फीमेल एनोफिलस इज नॉट अ पैरासाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीमेल एनोफिलस इज नॉट अ पैरासाइट। जब ट्यूटोरियल देखोगे मच्छर की लव स्टोरी तो क्लियर होगा ये सेंटेंस। ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूटरस डॉज नरिशमेंट फ्रॉम द मदर। क्या ह्यूमन फीटस पैरासाइट है? मदर के उम्र में रहता है और सबकी न्यूट्रिशन तो ले रहा है, तो क्या वो पैरासाइट है? नहीं है यार। मदर तो चाहती है कि उसकी प्रोजीनी आगे बढ़े, मदर को फायदा होगा, उसकी प्रोजीनी आगे बढ़ेगी, हमारी जो ह्यूमन रेस कंटिन्यू रहेगी। सो दिस इज नॉट द पैरासाइट जो मदर को नुकसान पहुंचाता है। नो। Okay, so this is also not the example of parasite. Head loose living on the human scalp as well as laying eggs on the human hair. Yes यार, ये तो ectoparasit है, अभी हमने देखा था। The quail lays its eggs in a crow nest. Yes, this is also a brood parasitism, but here we are talking about a true sense. In a true sense उसने कहा है क्वेश्चन ने। So the correct answer is more correct is C. चलो, okay, बढ़ते हैं आगे। Cuscuta plant is an example of, बताओ यार, सिंपल सा ये है, MCQ है। अभी हमने उसका फोटो भी देखा था। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासिटिज्म, राइट, उसके पास क्लोरोफिल भी नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पेरेंट्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। दोनों बोथ पेरेंट्स ने, बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। दोनों अफेक्ट हो गए कब? कंपटीशन में। कंपटीशन में दोनों अफेक्ट हो गए, दोनों को यहाँ पे लॉस होगा, दोनों आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे। ओके, प्रीडेशन में एक को फायदा होता है, टाइगर को फायदा होता है, एक की तो बेचारी जान चली जाती है। पैरासिटिज्म में भी एक का फायदा होता है, दूसरे की तो जान जा सकती है। ओके, फाइन। सम ऑर्गेनिजम्स आर पॉइजनस और कलर्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेशन। इट इज कॉल्ड एज, ओके, बताओ। Some organisms are poisonous or colored in order to protect themselves from predation. This is called as, बताओ, ये काफी अच्छा MCQ है। रेड कलर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट themselves, पॉइजनस है। देखो इसका क्या है आंसर है? व्हाट इज बेट्सेनियन मिमिक्री? बेट्सेनियन मिमिक्री मतलब क्या है? अभी हमने एक बात की थी, एक पॉइजनस स्नेक था, दूसरा नॉन पॉइजनस था। नॉन पॉइजनस पॉइजनस के फीचर दिखा रहा था, उस तरीके से बिहेव कर रहा था ताकि जो एनिमी है उसको लगे कि भाई मैं तो पॉइजनस हूं। दैट इज कॉल्ड बेट्सेनियन मिमिक्री। व्हाट इज म्यूलरियन मिमिक्री? म्यूलरियन मिमिक्री मतलब क्या? डिफरेंट अनरिलेटेड स्पीसीज जो है ये एक समान बिहेव करना शुरू कर देते हैं। टू और मोर अनरिलेटेड टॉक्सिक स्पीसीज कम टू रिसेंबल टू वन अदर। ये अनरिलेटेड है लेकिन फिर भी एक दूसरे को रिसेंबल करना शुरू कर देते हैं ताकि जब प्रेडेटर आए तो उसको लगे कि यार ये तो टॉक्सिक है। ओके, तो ये एक दूसरे के समान इन्होंने बना दिया तो प्रेडेटर को लगेगा यार इतने सारे लोग यहाँ पे, तो सब पॉइजनस है। ओके, तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं? ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप डिफेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ म्यूलरियन मिमिक्री। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बेट्सेनियन मिमिक्री। सम ऑर्गेनिज्म पॉइजनस और कलर्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर। ओके, पॉइजनस है, कलर्ड है, उन्होंने एक कलर ले लिया है ताकि एनिमी को लगे कि भाई मैं तो पॉइजनस हूं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेट्सेनियन मिमिक्री। क्लियर है? म्यूलरियन मिमिक्री आपको समझ में आ गया, बेट्सेनियन मिमिक्री आपको समझ में आ गया। और अब तक हमने क्या क्या देखा? देखो यार, सबसे पहले हमने कंपटीशन देखा, उसके बाद हमने प्रीडेशन देखा, उसके बाद हमने पैरासिटिज्म देखा, उसके बाद हमने MCQ भी सॉल्व कर लिए। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो मुझे बताना जरूर। थैंक यू सो मच गाइज।